हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज में, जो कि हम कर रहे हैं हिंदी वर्जन। इसका इंग्लिश ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ हिंदी वर्जन में इंटरेस्टेड हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देखिए। इसमें हम पूरा का पूरा एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट कवर करेंगे। तो अब हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि हमने लास्ट वीडियो में एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है ज्योग्राफिकल थिंकिंग पे, वहां तक कवर किया था, उसको समझा था। तो अब इसके आगे की जर्नी हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी में यूरोप में जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन गई, बहुत सारा नॉलेज पूरी दुनिया का इकट्ठा हो गया यूरोप में, तो उसके आगे ज्योग्राफिकल थॉट के साथ क्या क्या चीजें हुई, और वो कौन से बड़े स्कॉलर्स हैं जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट बनाने में, एक डिसिप्लिन बनाने में। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं दो ऐसे बड़े स्कॉलर्स का नाम। एक है बर्नार्ड वेरेनियस और दूसरे हैं इमैनुअल कैंट। अब ये बर्नार्ड वेरेनियस और इमैनुअल कैंट बहुत बड़े फिलोसोफर्स थे और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इनका नाम आता है, सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं आता। इमैनुअल कैंट बहुत बड़े फिलोसोफर थे, तो फिलोसफी में भी उनको हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए इनका असर हम सिर्फ अभी ज्योग्राफिकली देख रहे हैं, यानी इनका जो नॉलेज फॉर्म्स जो इन्होंने बनाए, जो इन्होंने समझा, उससे ज्योग्राफी में क्या हुआ, हम इस वीडियो में सिर्फ वहीं तक सीमित रहेंगे, उसी को सीखेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने कमेंट जरूर छोड़िए, एक लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए, और प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। अपने फेसबुक प्रोफाइल्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि हम और सारे विद्यार्थियों तक, लोगों तक पहुंच पाएं। तो आइए सीखते हैं वेरेनियस और कैंट के कंट्रीब्यूशन के बारे में हमारे सब्जेक्ट में। अब देखते हैं हम यहां से कि डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल थॉट एज ऑफ डिस्कवरी और उसके आगे कैसे रहा। तो इसको कई बार हम तीन पेजेस में, तीन पोर्शंस में ब्रेक करते हैं, अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो। लेकिन कई बार ये कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, तो इसको मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं आपके साथ। थोड़ा समझ लीजिए कि 17th सेंचुरी से लेके रफली 20th सेंचुरी तक, ये जो टाइम पीरियड है, या मिड 20th सेंचुरी तक, इसको हम तीन भाग में विभाजन करते हैं। पहला फेज है प्री मॉडर्न फेज। इसमें जो बड़े स्कॉलर हैं उनका नाम है वेरेनियस और इमैनुअल कैंट, और इनके साथ साथ जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है हम्बोल्ट और रिटर। ये चार ऐसे बड़े स्कॉलर्स हैं जिनका नाम आता है प्री मॉडर्न पीरियड में। बट इनको प्री मॉडर्न क्यों कहते हैं? तो प्री मॉडर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय पे ज्योग्राफी कोई सब्जेक्ट नाम से नहीं था किसी यूनिवर्सिटी में, तो बस ये आने आने को था। तो इसमें ये चार बड़े स्कॉलर्स का नाम आता है। इस वीडियो में हम सिर्फ वेरेनियस और कांट की बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम हम्बोल्ट और रिटर की बात करेंगे। और एक मार्कर आप समझ लीजिए 1859 का। तो रफली आप समझिए कि 1600 से लेके 1859 का ये फेज है, अगर मैं इसको हिस्टोरिकली देखूं तो। राइट। और मॉडर्न पीरियड क्या है? 1859 से लेके रफली आप पकड़ सकते हैं 1950 तक का फेज, वर्ल्ड वॉर और उसके जस्ट अराउंड तक का फेज। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड अगर आप समझें तो 1950s और उससे आगे हम जब चलते हैं, और कंटेम्प्ररी और प्रेजेंट हम यूजुअली 1990 से प्रेजेंट की ओर आते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डिविजन्स दिए हैं, बट एक मोटा मोटी समझदारी के लिए मैंने आपको ये बात बताई कि जब भी कोई कहे प्री मॉडर्न पीरियड ज्योग्राफी में, तो आपको ये चार स्कॉलर्स के नाम पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियड वो है जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया यूनिवर्सिटी सिस्टम में। मॉडर्न पीरियड का सीधा मतलब है कि अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स अपॉइंट हो गए, टीचर्स अपॉइंट हो गए, स्टूडेंट्स एडमिशन लेके डिग्री ले सकते थे। तो इसी को मॉडर्नाइजेशन हम कहते हैं ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड, एंशियंट, मिडिएवल अलग डिवीजन है, हम इसको ज्योग्राफिकली समझ रहे हैं। और पोस्ट मॉडर्न वो है कि अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट जब हुए तो उसमें बहुत सारी डिबेट्स शुरू हुई, और वो डिबेट्स जो है वो फर्दर ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में आगे आती हैं। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे डिबेट आए जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और उसके आगे प्रेजेंट में देखेंगे कि अभी कंटेम्प्ररी में क्या हो रहा है।
तो मॉडर्न पीरियड का सिंपल मतलब है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, जिसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज होते हैं पूरी दुनिया में। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो आगे चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले प्री मॉडर्न फेज में कि ये जो हम्बोल्ट साहब हैं और रिटर साहब हैं, उनसे पहले वरेनियस और कैंट, इनका टाइम पीरियड देखिए आप, 1622 से 1650। ये वही समय है जब इंडिया में आप ताजमहल बनने की बात करते हैं, है ना। तो आप देखिए जर्मनी में उस समय पे क्या हो रहा था, और कहते हैं जर्मनी पूरे मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडेशनल फिगर है, पिलर है। तो अगर आप देखेंगे कि फाउंडेशन पिलर की बात हम कर रहे हैं जो कि जर्मनी है, तो जर्मनी से ये सब्जेक्ट बनने की तैयारी शुरू होती है। और तब तक कहीं पे कोई सब्जेक्ट नहीं था ज्योग्राफी का। तो बर्नार्ड वेरेन या वेरेनियस जिनको कहते हैं, इनका जन्म होता है हैम्बर्ग में, जर्मनी में। और हैम्बर्ग अब बहुत बड़ा शहर बन चुका है आज के डेट में। बट वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में ये फिलोसफी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते थे। बट इनका एक्सप्लोरेशन में, नॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और उस समय एज ऑफ डिस्कवरी में नई नई चीजें आ रही थी। तो यहां पे शुरू होता है उनका थॉट प्रोसेस, और वो जापान को ट्रैवल करते हैं और लिखते हैं गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान 1649 में। तो ये क्या है, ये एक तरह से रीजनल वर्क आप कह सकते हैं, रीजनल डिस्क्रिप्शन। राइट, रीजनल ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन आप देखिए वरीनियस करते हैं। ये उसकी एक पिक्चर यहां पे दी गई है। आगे देखते हैं कि 1650 में, 1650 में वो एक बहुत बड़ी किताब लिखते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिया जनरलिस। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफिया जनरलिस क्या था। तो ये पहला ऐसा ज्योग्राफर का काम था जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में एक बाइफर्केशन किया इन्होंने, और कहा कि क्या जनरल है और क्या यूनिक और पर्टिकुलर है। यहीं से एक चीज हम शुरू करते हैं, डाइकॉटमी। ज्योग्राफी में एक विभाजन आप देखेंगे फिजिकल ह्यूमन का, आप देखेंगे हो गया यहीं से, इसी किताब से और इसी स्कॉलर के काम से। तो यही आप देखेंगे आगे जब हम डाइकोटोमी की वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। तो जनरल और स्पेशल और सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी का डिफरेंशिएशन, एक्चुअली ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इसी फेज में इन्होंने नॉलेज को डिवाइड किया, सेपरेट किया। तो वेरेनियस ने फर्दर जनरल ज्योग्राफी में क्या चीजें रखी, तो देखिए पहला बात कहा उन्होंने एब्सोल्यूट। अब इसमें क्या रखा एब्सोल्यूट ज्योग्राफी में, टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, शेप, साइज, फिजिकल ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट, सी, एटमॉस्फेयर। तो लार्जली जो फिजिकल ज्योग्राफी कंपोनेंट है वो एब्सोल्यूट में दिखेगा। रिलेटिव और प्लैनेटरी आपको अर्थ के मोशन और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो आप पढ़ते हैं और वर्ल्ड क्लाइमेट, वो आपको मिलेगा यहां पे रिलेटिव और प्लैनेटरी पार्ट में। और तीसरा है कंपैरेटिव सेक्शन, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की बात की, प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन की बात की। तो ये तीन पोर्शंस में उन्होंने ज्योग्राफी को डिवाइड किया और समझाया। अब बात करते हैं कि इसमें इसी समय पे आप देखेंगे हीलियोसेंट्रिज्म की बातें उठ रही थी। तो इन्होंने बिलीव शो किया कि हीलियो यानी सन सेंटर्ड, तो सन जो है वो सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा था कि अर्थ सेंटर है। राइट, जियोसेंट्रिज्म से हीलियोसेंट्रिज्म की तरफ ट्रांसफर होता है 17th सेंचुरी में। और इसमें आप देखेंगे आगे जाके कि केपलर और बहुत सारे और लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है, तो इसको प्रूव किया जाता है। लेकिन फोकस करें वेरेनियस पे, तो ये पहले स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक चीज एडवोकेट की। इन्होंने कहा कि हाईएस्ट टेम्परेचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इक्वेटोरियल बेल्ट, बट वेयर, इन ट्रॉपिक्स। और वहीं पे आपको हॉट डेजर्ट्स मिलेगा। आज हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं, जानते हैं। राइट, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया में बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेनफॉल भी होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा गर्मियां जो है वो ट्रॉपिक्स में पड़ती हैं, और आपको दिखेगा सबसे ज्यादा डेजर्ट्स भी वहीं मिलते हैं। ये अब प्रूवन फैक्ट है, लेकिन उन्होंने उस समय पे पहले स्कॉलर होके इसको एडवोकेट किया। अब आते हैं दूसरे स्कॉलर के ऊपर जिनका नाम है इमैनुअल कांट। और इमैनुअल कांट जो है वो बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में। तो जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं वो कांट को हमेशा जानते हैं कि कैसे उन्होंने रीजनिंग करना सिखाया लोगों को। और ये कॉन्सेप्चुअल और मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं ज्योग्राफिकल थॉट में भी। तो क्या कंट्रीब्यूशन है, तो देखिए पहला है कि इन्होंने नॉलेज फॉर्म्स को क्लासिफाई किया, एक तो सिस्टमैटिक या लॉजिकल, और स्पेशियो टेम्पोरल, जो कि ज्योग्राफी का बिल्डिंग ब्लॉक है आज के दौर में। है ना, हम कोई भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो स्पेशियल एनालिसिस करते हैं, टेम्पोरल एनालिसिस करते हैं टाइम के साथ साथ। और इसमें दो चीजें इन्होंने कही, इन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को डिवाइड किया। यहीं से अब आप देखेंगे ब्रांचिंग होता है। नहीं तो पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में पढ़ते थे लोग, क्योंकि हेरोडोटस का थॉट था जो एंशियंट से चला आ रहा था कि एवरी हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली, एवरी ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। तो इन्होंने ज्योग्राफी को फिनोमेना को पढ़ने वाला साइंस बनाया, स्पेशल साइंस बनाया, और हिस्ट्री को इवेंट्स और टाइम रिलेटेड बताया।
अब बात करते हैं कि स्पेस और ज्योग्राफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेशियल साइंस का जो इमर्जेंस है, ज्योग्राफी एज अ स्पेशल साइंस, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इमैनुअल कांट को। इन्होंने कैटेगराइज करना सिखाया ह्यूमन एक्सपीरियंस को, नेचुरल फिनोमेना को, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे कैसा फिनोमेना होता है और क्यों होता है, एक तरह से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। उसमें रीजनल अप्रोच बहुत बड़ा अप्रोच आया, क्योंकि आजकल आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं जो आज भी ज्योग्राफी का कोर बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये यहीं से आता है। और ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, देखिए आप, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिक्सबर्ग में थे, इन्होंने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया ज्योग्राफी का कि एक ये फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाए, एक सब्जेक्ट बन जाए। और इसी के आगे इन्होंने जो काम किया, इसी पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और रिटर ने जब काम किया, तो बाय द टाइम 1860s तक आप आते हैं, हम्बोल्ट और रिटर तक, आप देखेंगे कि ये इतना एडवांस हो गया ज्योग्राफी कि अब इसको एज अ सब्जेक्ट पहली बार प्रशिया में, जर्मनी में, इन यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये चीजें आप देखिए, तो इमानुएल कांट जो है वो है जर्मन फिलोसोफर, राइट। और इनका बेसिकली उस टाइम पे ये नेटिव थे किंगडम ऑफ प्रशिया के, जो कि जर्मनी में आता था। अब देखिए इमानुएल कांट में जो खूबियां हैं, फिलोसफी, नेचुरल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये हर फील्ड में इनका नॉलेज था। और इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटरलिंक भी किया, रेशियल ग्रुप्स और उसका जो लोकेशन है, फिजिकल एक्टिविटीज, इसके साथ साथ बातें की। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप देखिए, आप पूरी तरह से इमानुएल कांट को एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप समझिए। इन्होंने कैसे स्पेस को डिफाइन किया, कई बार ये एक लाइन पूछ दिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि स्पेस इज नॉट अ थिंग और इवेंट। स्पेस क्या है? फ्रेमवर्क है थिंग्स और इवेंट्स के होने का। ये इनका डेफिनेशन स्पेस का है। और इन्होंने एक बात कही अपने डॉक्ट्रिन में, जो इन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म का। इसमें इन्होंने कहा कि स्पेस एंड टाइम आर मेयरली फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, राइट। स्पेस और टाइम जो है वो हमारे इंट्यूशन के फॉर्म्स है, हमारे थॉट प्रोसेस को गवर्न करने के लिए। और जो भी चीज आप देखते हैं जैसा अपीयर होता है, वो इसी फ्रेमवर्क में होता है, क्योंकि हम ऐसा सोच रखते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस आर मेयर अपीयरेंसेस। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया। और नेचर ऑफ थिंग्स एज दे आर इन देमसेल्व्स इज अननोएबल टू अस, यानी आप एग्जैक्ट नेचर ऑफ किसी चीज को हम पूरी तरह से कभी नहीं जान पाएंगे, ये इनका थॉट था। और इन्होंने अटेम्प्ट किया जो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है स्केप्टिसिज्म का, और उसको उन्होंने काउंटर किया। और कैसे किया? उन्होंने एक किताब लिखी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और इसमें इन्होंने इसको काउंटर किया। तो कांट ने एक वर्ड यूज किया जो आगे जाके रीजनल ज्योग्राफी में बड़ा पॉपुलर हुआ, कोरोग्राफिक। कोरोग्राफिक, कोरोस का मतलब होता है किसी रीजन स्पेसिफिक, किसी लोकेशन स्पेसिफिक का डिस्क्रिप्शन देना, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी यहां से शुरू होती है। और 1757 में, इंडिया के लिए ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1757 और 1764, बैटल ऑफ प्लासी जिस साल हुआ था, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे उनका एक किताब और आता है जिसमें वो क्लासिफाई करते हैं अपने इंटरप्रिटेशन को 5 तरीके से। तो ज्योग्राफी, इस अंकुन डिगुंग जो किताब है आप देखेंगे, इसमें 5 फॉर्म्स ऑफ वेज ऑफ पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी बताई गई है। क्या क्या है? तो मैथमेटिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, तो मैथमेटिकल स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें आप देखिए कि मैथमेटिकल यानी कैलकुलेशन, साइज, शेप, सरकमफ्रेंस, ज्योमेट्रिकल ट्रेडिशन जो शुरू की थी, उसकी बात है। तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी। फिर आता है मोरल ज्योग्राफी, इसको आप कल्चरल ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं आज के दौर में, जिसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कैरेक्टर ऑफ मैन, थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी टच है, ये पोर्शन आप देखिए। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट अभी भी पढ़ाया जाता है, ये तभी से शुरू हो गया कि ये जियो पॉलिटिक्स, नेचर और मैन का कैसा रिलेशनशिप है किस पोर्शन ऑफ द अर्थ में, और उसके साथ साथ कैसे जियो पॉलिटिक्स गवर्न होती है, राइट। मिडिल ईस्ट का जियो पॉलिटिक्स जैसा है वैसा ईस्ट एशिया का नहीं है। तो आप देखेंगे ये बात है। अब आता है कमर्शियल ज्योग्राफी, जो कि आज की डेट में बहुत कम ही कहीं पे सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें की हम बात करते हैं। और ट्रेड के साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी दिया गया, वो बातें आप देखेंगे कमर्शियल ज्योग्राफी में। और एक ज्योग्राफी उन्होंने कहा, फिफ्थ फॉर्म, वो है थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। बेसिकली थियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट, यानी थियोलॉजी जो स्टडी है बेसिकली कि
हर चीज का एक एंड निर्धारित है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं कि एवरी रिजल्ट इज फिक्स्ड, आप जो भी करेंगे तो उसका एक रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है। जिसमें आप देखते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म का रोल है, रिलीजन्स का रोल है, और थॉट प्रोसेस इस तरह से होता है कि कर्म से जो चीज बनती है वो आपको एक फल निश्चित निर्धारित हो जाता है, वो आपको प्राप्त होता है। तो थियोलॉजिकल ज्योग्राफी की भी बात यहाँ पे ये देखते हैं, और थियोलॉजिकल साइंस की तरह भी ये ज्योग्राफी को देखने की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो इतनी सारी बातें जब इन्होंने कंट्रीब्यूट की, तो आगे जो इनके साथ जो रिले रेस में मॉडर्न ज्योग्राफी की तरफ जाते हुए जो दो बड़े स्कॉलर का नाम आता है, वो है कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर छोड़िए, एक लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए, और प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब हम सीखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, जिन्होंने पिलर्स बनाई, हमारे फाउंडेशंस बनाए मॉडर्न ज्योग्राफी के। टेक केयर। बाय बाय।